नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताऊंगा। इसमें डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को दो भागों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं आज आपको प्लेस ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन और उसमें यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसके प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताऊंगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है उनके लिए क्या होगा वो और कई एडवांस रूलिंग की जजमेंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो मैं आज का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत क्या पड़ी। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा जो हमारा जीएसटी एक्ट है। जीएसटी क्या है? एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज का कंज्यूम हुआ होगा वही स्टेट हमारा टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो कहाँ पे कंजम्पशन हुई है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन लाए गए हैं। और कई बार B2B और B2C के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई की गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविजन दिए हैं। इसलिए हमें ये जानना कि वो ट्रांजेक्शन B2B है या B2C है प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस टू बिजनेस में तो गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू होता नहीं है, क्योंकि एक बिजनेस जो टैक्स पे करता है उसका इनपुट दूसरा बिजनेस ले लेता है। तो जो मेन रेवेन्यू होती है जिसको हम कह सकते हैं रियल जो रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, वो कहाँ से होती है? B2C ट्रांजेक्शन से होती है। थर्ड, गवर्नमेंट ने गुड्स और सप्लाई दोनों के लिए अलग अलग बना रखे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन जो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी को सब डिवाइड कर रखा है डोमेस्टिक सप्लाई एंड क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। तो अगर मैं कहूँ तो एक तो हमारा हो गया डोमेस्टिक सप्लाई में दो गुड्स और सर्विसेज, और एक हमारा हो गया क्रॉस बॉर्डर में गुड्स और सर्विसेज। ये वाला हम आज देखेंगे अपने पार्ट 1 में और ये वाला हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। अब हम देखते हैं कि रोल क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का जीएसटी के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने की जो जरूरत पड़ी है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से बहुतों को पता होगा कि जो जीएसटी है उसके अंदर 3 टैक्स हैं। पहला सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, और इन दोनों को मिला के एक जो नया टैक्स है वो है आईजीएसटी। तो जब भी हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, तब तक हम क्या लगाते हैं? सी और एस लगाते हैं। और जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो हम क्या लगाते हैं? आईजीएसटी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी जरूरत क्या पड़ी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और प्लेस ऑफ सप्लाई की? तो अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन का आपने सही से फॉलो नहीं किया और आपको कोई आपका जो ट्रांजेक्शन था उसमें आपका सी और एस लगना था मान लीजिए, और आपने गलती से आई लगा दिया, तो आज के दिन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जो इसको सुमोटो ही सेट ऑफ कर ले। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो गलत टैक्स पे किया है उसका तो गवर्नमेंट से रिफंड मांगना पड़ेगा, और जो करेक्ट टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा, उसका आपको गवर्नमेंट क्या कर लेगी? डिमांड निकाल देगी। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन जानना बहुत ही जरूरी है। सेकंड ये है कि जब आप आईजीएसटी सिलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, आपका जो जीएसटीआर 1 आप प्रैक्टिकली अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई मांगता है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आप आईजीएसटी भर रहे हो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का रीजन ही ये है कि जो आप जिस स्टेट का नाम लेते हो, जिस स्टेट का नाम लिखते हो उस स्टेट को अपना शेयर मिलता है जो आपने आईजीएसटी में लिखा है। लेकिन अगर आपने गलती से आईजीएसटी में गलत प्लेस ऑफ सप्लाई लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल एक दिल्ली से एक माल राजस्थान तक गया और आपने गलती से, आपको लगा नहीं भाई ये हरियाणा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, और आपने हरियाणा ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया और आईजीएसटी में डिस्क्लोज कर दिया, तो राजस्थान गवर्नमेंट पर पूरा हक है कि आपसे आके वो डिमांड इसकी कर सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। जब इस दिल्ली वाले हमारी जो यूनिट थी उसका जब ऑडिट हुआ तो यहाँ ये गलती पकड़ में आ गई। तो भाई राजस्थान गवर्नमेंट ने को पता चला कि ऐसा कोई हमारा टैक्स है जिसमें ईवे बिल बना है हमारा, जिसमें हमारा राजस्थान में माल गया है लेकिन टैक्स हमें ना मिलके किसको? हरियाणा गवर्नमेंट को मिल गया। तो ये क्या आएगी? सीधा आके आपसे डिमांड निकाल देगी, भाई मेरा हिस्सा मुझे दो। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा और आपको हरियाणा गवर्नमेंट से रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन सारे झमेलों से बचने के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन अच्छे से समझने चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई करेक्टली सिलेक्ट करना चाहिए अपने इनवाइस में भी और जीएसटीआर 1 में भी। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक रिलीफ दे रखी है कि
वो रिलीफ हमें मिली है सेक्शन 77 ऑफ CGST एक्ट और सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट। दोनों सेम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा एक केस हुआ इसमें जैसे राजस्थान गवर्नमेंट को 2 साल बाद पता चला कि भाई इस बंदे ने एक टैक्स मुझे देना था, मेरी जगह इसने किसी और को दे दिया, तो ये 2 महीने में आपसे टैक्स मांगने हैं। तो गवर्नमेंट से इतना रिलीफ दे दिया कि ऐसी कोई गलती SSC से हो जाती है तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा करेक्ट स्टेट को, लेकिन उस पर उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। उसे इतनी सी रिलीफ गवर्नमेंट ने दी है बस। लेकिन हमें हमेशा क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन अच्छे से जानने चाहिए और उसको सही से डिस्क्लोज करना चाहिए GSTR 1 में और इनवॉइस में। अब हम आगे अपना आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस पे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और उनमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनके डेफिनेशंस पे। सबसे पहले हमारा आता है इंटर स्टेट सप्लाई। जो हमारा सेक्शन 7 है IGST एक्ट का, वो हमें बताता है इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। तो इसका सिंपल है इंटर स्टेट का कि जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है और प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट में होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो इंटर स्टेट सप्लाई होता है। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर पूछेंगे आप क्या होता है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मेनली क्या हो गया, आप लोगों को पता ही है कि आप जिसको माल सप्लाई कर रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, तो उसकी लोकेशन हो गई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है उसके बारे में हम डिटेल में क्या आगे की स्लाइडों में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस हो, या एसईजेड यूनियन या डेवलपर को आप भेज रहे हो, या टूरिस्ट जो हमारे सेक्शन 15 में रेफर हैं, मेनली हमारे एक हाई सील जैसे हैं कि मतलब इंडिया के बॉर्डर में आए नहीं उससे पहले जो ट्रेड हो रहे, तो ये सारे जो हमारे सप्लाई ऑलवेज हमारे इंटर स्टेट सप्लाई होंगे। इसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो इंट्रा है या इंटर, ये आपको जैसे इनका नाम सुना आप समझ जाइए वो इंटर स्टेट सप्लाई है और उस पर हमेशा क्या लगेगा, IGST लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है कि भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो जैसे हमने इंटर स्टेट सप्लाई पढ़ा वैसे ही हमारा इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में क्या डिफरेंस हो गया, वहां पे स्टेट डिफरेंट थे इन दोनों कंडीशंस के, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन की स्टेट सेम है। जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर भी आपका सेम है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपने डिटरमाइन किया एज पर सेक्शन वो भी आपका सेम है। तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सेम स्टेट में होने की वजह से इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। हम अगला स्टेप करते हैं, तो इसमें एक चीज जो हमें ध्यान देने वाली, जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब भी आप SEZ और डेवलपर को आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ में रजिस्टर्ड हूँ भाई, अब मैंने एक नोएडा की SEZ यूनिट को कोई माल बेचा है, तो आप तो कहोगे सर सेम स्टेट हो गया तो इस पर हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया और C और S लगना चाहिए, इंटर स्टेट हो गया ये हमारा। लेकिन इस केस में हमेशा क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है जब इन चीज़ों का नाम आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा। और इसका प्रैक्टिकली आप ये भी देख सकते हैं कि जब अगर आप GSTR 1 जब आप पढ़ते हैं तो जैसे ही आपने SEZ सेलेक्ट किया वो इंटर स्टेट वाली जो चीज़ है उसको डिसेबल कर देता है और हमेशा क्या रखता है, वो इंटर स्टेट रखता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटर स्टेट तो सिलेक्ट ही नहीं करने देगा आपको पोर्टल। तो हम हमेशा याद रखें कि SEZ आपका सेम स्टेट में भी तो वो भी तब भी वो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, हमारी जो प्रोविजन है प्लेस ऑफ सप्लाई का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया था गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम गुड्स के लिए पढ़ते हैं। गुड्स में भी आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम सिर्फ आज डोमेस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक में क्या आ गया, अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, ये हमारे सेक्शन 10 में दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिलीवरी टू रिसिपिएंट। अब डिलीवरी टू रिसिपिएंट क्या प्रोविजन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई माल ए है, ठीक है, ए जैसे मैं हो गया, ठीक है, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, मुझे एक लैपटॉप पसंद आ गया। अब लैपटॉप पसंद आ गया तो मैं क्या गया, ऐसे घूमने गया नोएडा, वहां से मैंने लैपटॉप शॉप से परचेज कर लिया। तो मुझे पसंद आया तो मैं भाई ये वाला मेरे को लैपटॉप लेना है, नोएडा के शॉप पे गया, मैंने परचेज कर लिया। मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली में रजिस्टर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको अपना एड्रेस भी दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये तो वो काउंटर सेल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इंटर स्टेट सप्लाई मानेगा कि भाई इसने मुझे तो यहीं पे हैंड ओवर कर दिया माल, या इंटर स्टेट सप्लाई मानेगा इसको। ये चीज देखने वाली बात है कि इसको वो क्या मानेगा। तो इसमें एक्ट क्या बोलता है, एक्ट बोलता है कि लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेटेड। तो अब देखने क्या कि जब गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो जाए तब डिलीवरी टू द रिसिपिएंट को तब वो हमें मानी क्या जाएगी,
वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इसमें कई डिस्प्यूट भी हैं, लेकिन कई जजमेंट आई है यार जिससे ये क्लियर हो गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एन के बाद शॉप में जो मैं गया उसको मैंने अपना एड्रेस दे दिया कि भाई मैं दिल्ली में इसको यूज़ करूँगा, लेके मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, दिल्ली हुआ, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि इसका जो अल्टीमेट यूज़ होगा, जो ये मूवमेंट होगी इस गुड्स की जो मैं आपसे लेके जाऊँ, वहाँ पे कहाँ पे टर्मिनेट होगी, दिल्ली में टर्मिनेट होगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी क्या, दिल्ली मानी जाएगा, और वो क्या लगाएगा, आईजीएसटी लगाएगा अपने बिल पे। तो ये जानना कि भाई ये नहीं कि आपने यहीं उसको कोई माल को ओवर द काउंटर सेल कर दिया और उसमें आपने इनवॉइस में एड्रेस लिख दिया दिल्ली का, और आपने तब आप प्लेस ऑफ सप्लाई आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया नोएडा का, मतलब यूपी का, तो ये आपका गलत हो जाएगा और फिर दिल्ली की गवर्नमेंट आपसे आके पेमेंट मांग सकती है, अपनी टैक्स की डिमांड कर सकती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल टू शिप टू। इसमें ये जानने वाली बात है, ये हमेशा क्या होगा, बी टू बी के केस में होगा। इसमें क्या है, अब जैसे ऊपर वाले केस में मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड था, मैं गया भाई नोएडा, मुझे लैपटॉप पसंद आ गया। अब लैपटॉप पसंद आ गया, लेकिन मुझे इसको कहाँ पे शिफ्ट कराना था, अपने दूसरे ऑफिस गुड़गांव के ऑफिस में मुझे कराना था कि भाई मेरे को गुड़गांव के ऑफिस के लिए मुझे चाहिए ये लैपटॉप। तो मैंने नोएडा वाले को क्या कहा कि भाई ये लैपटॉप तो मुझे खरीदना है, लेकिन तू इसको कहाँ पे पहुँचा दे, गुड़गांव के मेरे ऑफिस में पहुँचा दे। तो अब ये बंदा कि भाई अब मेरे को टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट को आईजीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई लिख के लेनी है या दिल्ली गवर्नमेंट के लिखनी है। तो इसमें जो रूल है उसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हु मेक ऑर्डर फॉर सप्लाई। तो ऑर्डर कौन कर रहा है, जो ऑर्डर कर रहा है उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो ऑर्डर तो दिल्ली वाला यूनिट से मैं कर रहा हूँ, दिल्ली वाला मैंने अपना नंबर दिया जिस टाइम, तो बिल टू तो क्या हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी, और शिफ्ट टू किसको हो जाएगा, गुड़गांव वाले यूनिट को हो जाएगा। तो इसलिए ये भी प्रोविजन जानना कि बिल टू शिफ्ट टू में बिल टू और शिफ्ट टू, बिल टू और शिफ्ट टू का जो आप प्रोविजन पढ़ रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार माल कहीं और जा रहा है, लेकिन आपने बिलिंग जिसके नाम से करी है और वो रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका माना जाएगा, उसका नहीं मानेगा जहाँ पे आपने अल्टीमेटली माल को भेजा है। अब ये थर्ड वन आसान है। ये कहता है कि अगर आप कोई असेंबल या इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, जहाँ पे वो है। अब मैंने क्या किया भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैंने एक एसी परचेज की, ठीक है, एसी परचेज कर दी मैंने। अब एसी का तो इंस्टॉल करवाना होगा, वो बंदा आया भाई मेरे पास एसी इंस्टॉल करवाने के लिए एक बंदा। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे जहाँ पे मैंने एसी खरीदी थी वो होगी, या जहाँ पे उसको एसी को इंस्टॉल कर रहा है मेरे घर में वो होगी। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ साइट जहाँ पे वो इंस्टॉल कर रहा है मतलब दिल्ली, वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ कन्वेंस और सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ। तो पहले हम ये वाला जानते हैं कि सप्लाई ऑफ कन्वेंस इसमें क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं दिल्ली से जयपुर गया, इस बीच में दो स्टेट आते हैं, आपका हरियाणा भी आता है और आपका आता है राजस्थान भी, ओ सॉरी आपका यूपी भी आता है, ठीक है दोस्तों, हरियाणा और यूपी दोनों आपके स्टेट आते हैं। तो क्या हुआ, कुछ माल आपका दिल्ली से चढ़ा जो बीच में ट्रेनों में बिकते हैं, कुछ माल आपके हरियाणा से चढ़े, कुछ यूपी से चढ़े, कुछ हो सकता है जयपुर के ही स्टार्टिंग में चढ़े हों। तो इन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है कि लोकेशन एट विच गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या हो गया, कन्वेंस, जैसे हमारे केस में क्या है, ट्रेन, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर कोई माल दिल्ली से चला है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा, हरियाणा से अगर कोई माल चढ़ा है तो हरियाणा, यूपी से तो यूपी, और अगर राजस्थान के ही किसी जयपुर में आने से पहले किसी स्टेट में चढ़ा है तो वो राजस्थान माना जाएगा उसको प्लेस ऑफ सप्लाई। और लास्ट वाला जो बिल्कुल ईजी है और अंडरस्टेबल है कि जहाँ पे जो आप गुड्स खरीद रहे हो उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री खरीदी गुड़गांव में और उसके साथ साथ आपने एक खरीद लिया मशीनरी, मशीनरी क्या है, मशीनरी मूव तो हो नहीं सकती, वहीं से उसके साथ ही खरीदा, तो उसके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से फर्क नहीं पड़ता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे मशीन सिचुएटेड है, और मशीन हमारी कहाँ है, हमारे एग्जांपल में गुड़गांव में सिचुएटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी उसकी, गुड़गांव हो जाएगी। तो ये मैंने पहले आपको एग्जाम्पल से अपनी स्लाइडों से समझा दिया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे गुड्स के केसेस में, इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ होता है। अब हम इसको डिटेल में अपने जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले 10(1) क्या बोलता है, 10(1) अपना बताता है कि भाई मैं किसकी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लिखा है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब ये यहाँ बता दे रहा है कि भाई मैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी भी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में मुझसे मत पूछना। शैल बी एज अंडर, तो सबसे पहले वो क्या बोलता है, पहला जो हमारा था गुड्स टर्मिनेटेड वाला, तो बोलता है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or the recipient or by any other person, the place of supply of such goods shall be the location of goods at the time at which the movement of goods terminated for delivery of to the recipient। तो जहाँ पे recipient की movement goods terminate हो जाती है, movement for goods, वही उसकी place of supply हो जाएगी। सेकेंड हमारा क्या है, बिल टू शिप टू वाला जो हमने पढ़ा था, बिल टू शिप टू, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। तो देख लीजिए, जहाँ हम डिलीवर क्या करें, सप्लायर को कर रहे हैं, किसी और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदर बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स अदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदर, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड एंड द प्लेस ऑफ शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। तो भाई मैंने अपने एग्जाम्पल बताया कि भाई मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और मैंने कहा कि ये माल मेरे घर पे दिल्ली में मेरे ऑफिस में ला के तू मेरे गुड़गांव वाले ऑफिस में रख, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस वजह से मेरा क्या हो गया था, दिल्ली हो गया था, ना कि वो जहाँ पे माल ले जा रहा है वो हो गया था। तो अब ये पूछोगा कि भाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, ये कैसे पता चले, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपको क्या करना है, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है तो उस पर लिखा होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो भाई आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। अब हम अगला पढ़ते हैं, ये हमारा ये है कि अगर गुड्स जो है हम जो कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है मूवमेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे भाई वो गुड्स रखा हुआ है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगला हमारा क्या है कि जहाँ पे गुड्स को हम असेंबल इंस्टॉल कर, मैंने इसी वाला एग्जाम्पल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे वो गुड्स असेंबल या इंस्टॉल हो रहा है। अगला हमारा क्या है, वेयर द गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, जो मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, इंक्लूडिंग ए वेसल एंड एयरक्राफ्ट ए ट्रेन और मोटर व्हीकल, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड का डेफिनेशन दे ही दिया कि भाई अगर ट्रेन है, ट्रेन में जहाँ पे वो गुड्स चढ़ रही है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर इस सब के अकॉर्डिंग भी प्लेस ऑफ सप्लाई अभी कभी आप डिटरमाइन ना कर पाओ तो गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी हुई है कि वो डिटरमाइन कर सकती है प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइन इन सच मैनर एज वे प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब में आते क्या है, गवर्नमेंट जब चाहे अपना रूल बना के प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी और गुड्स के मूवमेंट्स को कि उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब मैं आपको, मैंने जैसे बताया था कि एक एडवांस रूलिंग बताऊंगा, जो हमारा फर्स्ट वाला डिस्प्यूटेड केस था, मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट होता है इस बारे में। तो इसमें एक तेलंगाना AAR ने एक अच्छी जजमेंट दी है, पैना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या था, जो हमारा सप्लायर था वो एक्स फैक्ट्री सप्लाई हमसे ले जाता था, वो जिसको मेरे को माल बेचना है वो क्या करता था, फैक्ट्री के बाहर आता था, भाई कि भाई मुझे माल दे दो, अब मेरी जिम्मेदारी, मैं माल लेके जा रहा हूँ। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, C और S होगा कि I होगा, तो इसको हम जानते हैं आराम से। तो इसमें गवर्नमेंट ने इसमें क्या कहा, इसमें AR ने कहा कि भाई जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की, वो मूवमेंट कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। हमें पता है कि भाई सप्लायर अपने फैक्ट्री में ले जा रहा है, वहाँ पे उसके अगर रॉ मटेरियल है उसके लिए, तो रॉ मटेरियल का उसका यूज कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्स फैक्ट्री सप्लाई कर रहा है, इस वजह से उसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो आपकी फैक्ट्री है। ना ना ना, फैक्ट्री नहीं है, वो कहाँ पे है, वो वहाँ पे है जहाँ पे वो गुड्स एक्चुअली कंज्यूम किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि जो मैंने आपको बात कही थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे केस में कहाँ मानी जाएगी, दिल्ली मानी जाएगी, जहाँ पे मैं उस लैपटॉप को लाके यूज करूंगा। इसलिए इस वाली चीज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ओवर काउंटर सेल में कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट हमने गुड्स का बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से गुड्स की सारी प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन समझ आ गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे है, तो वो लिखा हुआ है इसमें, और ये हमारा क्या है, वेदर सप्लाई एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, मतलब ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है, ये इन इंडिया का बात कर रहा है, तो उसकी सर्विस के बारे में बोलेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले जनरल प्रोविजन है कि आंख बंद करके आपको अगर कुछ स्पेशली नहीं लिखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, आगे वाला जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो भाई उसका जो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो उसका रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है, वही उसका क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा आपका। और नहीं भाई अगला वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, तब आपको क्या है, उस बंदे का एड्रेस आपके पास है तो वेल एंड गुड, वो आपका
लोकेशन ऑफ एड्रेस रिसिपिएंट, उसका एड्रेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाए। लेकिन कहीं अगर आपके पास लोकेशन नहीं है उसका, तो आपका जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है कि ये हो जाए, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे ऑफिस में, दिल्ली वाले ऑफिस में कई लोग आए, मेरे से कंसल्टेंसी ली, वो मुझसे कुछ पूछा, मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मुझे फीस दे दिया। अब भाई मुझे उनका ना एड्रेस पता ना कुछ पता, तो मैं इस केस में क्या करूँगा? मैंने कंसल्टेंसी तो अपनी दे दी है, उस केस में क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो ये हमारे जनरल प्रोविजन हो गए। और ये सारे में अगर ये हमारा अगर किसी भी स्पेशल प्रोविजन में जो आगे आपको मैं बताऊं उसमें फॉल नहीं करता, तो आंख बंद करके आपको इस प्रोविजन में फॉल कर देना कि भाई अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका एड्रेस, अनरजिस्टर्ड है तो मुझे भाई उसका एड्रेस पता है, तो लोकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट उसका जो एड्रेस है। और मुझे एड्रेस नहीं पता तो और बढ़िया, भाई मेरा जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब हम आते हैं स्पेशल प्रोविजन पे, और उस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इसमें से किसी में फॉल कर दें तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इसी की किसी के अंदर होना चाहिए, आप जनरल में फॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस का आता है, सेक्शन 12(3) सबसेक्शन 3। ये बोलते हैं सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, लैंड की बात लेके चलते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात लेके चलते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में और भी चीज़ें आ सकती हैं। अब इसके लिए अगर आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियर ने, अब लैंड एंड बिल्डिंग में हॉस्टल, गेस्ट हाउस हो गया, रेंटिंग हो गया कि भाई आपने रेंट से, या इसको आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या इसी लैंड या बिल्डिंग पे कोई अकोमोडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप कोई मैरिज और रिसेप्शन और मैटर रिलेटेड देयर टू, इन सब केसेस में क्या होगा, लोकेशन क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे है, आंख बंद करके प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा वो हो जाएगा। अगर मैं कोई गेस्ट हाउस की सर्विस ले रहा हूँ, रियल एस्टेट की सर्विस, या उससे जुड़ी कोई भी सर्विस, फॉर एग्जांपल हुआ ये कि मेरी एक लैंड पड़ी हुई थी राजस्थान के किसी एक गांव में, मैंने भाई का एक वैल्यूअर को कहा भाई जाके देखियो यार वहाँ पे, और उसकी वैल्यूशन करके तू आ जा। तो इस वैल्यूअर ने क्या किया, वैल्यूशन करके मुझे बिल अपना पकड़ा दिया। अब इस बिल पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखे, मैं तो दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने अपना एड्रेस भी दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो राजस्थान लिखे जहाँ पे वो लैंड है, या दिल्ली लिखे। तो इसका सिंपल सा जवाब है, कहाँ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जब होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, जहाँ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारे केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, राजस्थान में, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान मानी जाएगी। और इसमें वही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। भाई रिसिपिएंट और पेबल, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, जो पे कर रहा है, दोनों इंडिया में। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने इंडिया के इंजीनियर से कहा जा भाई मेरी एक प्रॉपर्टी रखी हुई है बाहर, इंडिया के बाहर, उसके कुछ जांच पड़ताल करके आ जा, वैल्यूशन करके आ जा। तो उस केस में क्या हो गया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर मैं रिसीव इंडिया में बैठ के मैं रिसीव कर रहा हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानी जाएगी, इंडिया का स्टेट। तो ये मेनली क्या क्या, अगर ट्रांजेक्शन दो इंडियन के बीच में, मतलब रेजिडेंट के बीच में हो रहा है जो इंडिया में ही है, तो वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको जीएसटी देना पड़ेगा, और इंडिया में उसको फॉल कराने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। हम अगला आते हैं 12(4) में। 12(4) क्या हमारा क्या कहता है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। मेनली ये क्या है, ये ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे रिसिपिएंट और जो सप्लायर है दोनों को फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा। तो उन सब केसेस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे ये परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, जहाँ पे ये सर्विस आपको प्रदान की जा रही है, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब हम अगला पढ़ते हैं 12(5). 12(5) क्या कहता है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब, और इसमें एक कंडीशन क्या, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप जिसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड है तभी आप ये स्पेशल प्रोविजन ना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप जनरल में चले जाओ। जनरल क्या बोलता है रजिस्टर में, कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो सर्विस रिसिपिएंट, जो सर्विस रिसिपिएंट होगा उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो कुछ दे तो कहाँ मानी जाएगी, जहाँ पे आप वो ट्रेनिंग उनको दे रहे हो, लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाले की सर्विस एक ही है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड B2B और B2C ट्रांजेक्शन आपको आइडेंटिफाई करके इस प्रोविजन को पढ़ना होगा। अगला हमारा क्या है, एडमिशन टू कल्चरल, एजुकेशनल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट इवेंट, अम्यूज पार्क और एनी अदर प्लेस। आपका अगर इन सब में फॉल करता है और इसके साथ साथ जुड़ी और भी कोई सर्विसेज हैं तो उन सब में क्या होगा, लोकेशन और परफॉर्मेंस होगा।
ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो आपका 12, 12(4), 12(5), 12(6) कहता एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे 12(4) में इन्होंने जो इसके साथ जुड़ी सर्विस है उसको नहीं लिखा है, लेकिन और 12(5) में क्या है, अनरजिस्टर्ड को लिखा है, और 12(6) में क्या कर दिया, इससे जुड़ी हुई अगर और भी कोई एक्टिविटी होगी उसके लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस दी जाएगी। अब हम अगला आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट कर रहे हैं तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। ऑर्गेनाइजेशन इवेंट का आपको पता ही होगा, कल्चरल, आर्टिस्ट, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एजुकेशनल इवेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस फेयर। तो जब भी इवेंट होता है, सिंपली है कि भाई इवेंट जाके मुझे करना है जिसमें खाना पीना और डांस भी होगा या कुछ मुझे सीखना भी है, तो ये सब जो आपके इवेंट होके एक आप मैनेज कर रहे हो, तो उसकी चीज़ में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी क्या होगा, लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की जहाँ पे ये दी जा रही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन देखने वाली है, क्या है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जा रही है तभी आप इसमें फॉल करोगे, लेकिन अगर रजिस्टर्ड को की जा रही है तो आप इसमें फॉल नहीं करोगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों में हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि भाई जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आगे वाला जिसको सर्विस मिल रही है आप दे रहे, अगर वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको आप प्लेस ऑफ सप्लाई मानोगे। और ऐसे ये इवेंट इज ऑर्गेनाइज आउटसाइड इंडिया, तो ये मत समझ ली भाई ये तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगी, नहीं नहीं। क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है, जब इंडिया में जो रिसिपिएंट, सर्विस रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर हो तब वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कहलाएगी। अगर वो दोनों इंडिया में होगी तो, और आपका जो इवेंट हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया भी हो रहा है, तब भी आपका ये जनरल डोमेस्टिक सर्विस वाले में फॉल करेगा, सेक्शन 12 में। वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में फॉल नहीं करेगा। और उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट की, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो इवेंट है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो भी। अब हम आते हैं जनरल वाले जो 12(8) और 12(9) जो आपने बहुतों ने सुन भी रखा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या होगा, अगर B2C ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे देखिए B2C है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स लोडेड और हैंडेड ओवर, कि भाई आप कोरियर वाले गए भैया कि भाई मेरा ये गुड्स भेज देना, ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका एड्रेस नहीं मानेगा कि भाई मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई उस बंदे को उसने देख लिया आप अनरजिस्टर्ड हो, तो उसने अपने गोदाम से आपका माल उठाया या कहीं से भी माल उठाया, तो जहाँ से उसने आपका माल उठाया है, जिस स्टेट से या जहाँ से, वो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेगा कि भाई ये उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात क्या है, B2C वाली बात है। और फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कि पैसेंजर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इसमें भी क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये कंडीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये स्पेशल प्रोविजन तो है, आपने स्पेशल प्रोविजन रख लिया कि भाई गुड्स, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा हूँ तो जहाँ मैंने माल दिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं नहीं नहीं, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये वाला जो प्रोविजन है ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड पे आता है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं कोई माल भेज रहा हूँ कहीं, तो मैं अपने उस वेंडर को कहूँगा भाई ये मेरा इनवाइस, मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और प्लेस ऑफ सप्लाई तो मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही रखियो, जहाँ मैंने माल लोड किया वो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में, कि आप एयरलाइन से कहीं गए, ठीक है, तो एयरलाइन से गए, आप कहाँ पे हो, दिल्ली है और राजस्थान जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली होगा, जयपुर होगा, कि भाई आप जहाँ जा रहे हो या जहाँ से आपने ली है, प्लेन ली है, तो एंड मार्क ऑन कन्वेंस फॉर कंटिन्यू जर्नी, तो जहाँ पे आपने ली है ट्रेन, जहाँ से आपकी जहाँ से आपकी एयरप्लेन चली है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि भाई मार्केशन के आप आगे से चढ़े हो, तो आपका जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब हम आते हैं ऑन बोर्ड सर्विसेज। अब क्या हुआ, हमने गुड्स की केस में क्या था, माल चढ़ रहा था, ठीक है, तो माल जहाँ चढ़ा वो हमने उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया था, आपको याद हो। अब वो माल को जो हमने सर्विस देंगे, कैटरिंग या रेस्टोरेंट की सर्विस, आपको पता है वो सर्विस मानी जाती है, तो वो उसी गुड्स को हम IRCTC वाले ट्रेन में क्या करते हैं, हमें कैंटीन, हमें सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, वो गुड्स हमें देते हैं, उसके साथ हमें सर्विस देते हैं। तो वो जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, शेड्यूल डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ कन्वेंस, की वो जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, कि वो उसका डिपार्चर कहाँ पे है, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा अभी तक का। अब हम पढ़ते हैं आगे के अपने प्रोविजन। सबसे पहले हमारा आता है 12(11) वाला।
जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा क्योंकि इतना हमारे डे टू डे एक्टिविटी में आप लोगों को यूज़ नहीं आता। लेकिन ये भी जानना कि भाई टेलीकम्युनिकेशन और केबल और सर्विसेज की केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका है फिक्स लाइन केबल एंड डिस्क इंस्टॉल। भाई अगर फिक्स लाइन केबल है या डिस्क इंस्टॉल है तो सीधा सीधा आपको क्या है भाई, फिक्स लाइन या केबल आ गया तो लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉल, जहाँ पे वो इंस्टॉल हो रहा है फिक्स लाइन, तो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। पोस्टपेड मोबाइल, भाई बहुत से लोग पोस्टपेड मोबाइल करते हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक इनपुट लेने की बात हो सकती है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, कि भाई मैं उसको अपना एड्रेस दे दूंगा कि भाई मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और पोस्टपेड मेरा ये सारे जो नंबर है मैं दिल्ली यूज़ करने के लिए ले रहा हूँ, तो ये मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बन जाएगा और तो मैं इसका इनपुट आराम से ले सकता हूँ अगर वो मेरे बिजनेस यूज़ के लिए है। तो अगला आता है प्रीपेड कनेक्शन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट, या आप मोबाइल में पहले से ही रिचार्ज कराते हो, किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कराते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस कंपनी जो कंपनी बेच रही है उसके लिए क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ सच एजेंट। उसको और कुछ नहीं देखना, उसको ये देखना है कि भाई एजेंट का एड्रेस क्या है, वही मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। और अगर आप कोई एनी अदर मोड में, क्योंकि आज तो भाई लोग इसी मोड पे ज़्यादा कराते हैं, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर पर जाते नहीं, तो उस केसेस में क्या है, जहाँ पे उनको पेमेंट रिसीव हुई है वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 12-11 आराम से कर लें। 12-12 हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, जो बैंकिंग सर्विसेज होती है उन सब के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। इसमें क्या है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो इससे में फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही इसमें कवर होते हैं। एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड, अगर आपका बैंक है, बैंक के पास अगर मेरा एड्रेस है जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ रिसिप्ट ऑन रिकॉर्ड, तो वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या है भाई, मैं बैंक में डीडी बनाने सीधा चला गया, मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं कुछ नहीं, मैंने उसको अपना डीडी का पैसा प्लस जो उनका चार्जेस है वो दिया, मैंने कहा भाई मेरा डीडी बना दो, और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन उनको दी नहीं, मैंने दी नहीं। उस केस में क्या होगा, जो बैंक जहाँ पे सिचुएटेड है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान दिया जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या बोलता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का इंश्योरेंस किया जाए, मतलब इंश्योरेंस किया जाए मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई दे रहे हो इंश्योरेंस की, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा कि एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड, कि भाई जो एड्रेस आपके पास है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और रजिस्टर्ड है तो आप तो जनरल में आराम से जा ही सकते हो। अब ये 12-14 जो हमारा, ये एक सिंपल ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप इन सबको एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज या कुछ देते हो, तो उस सब चीज़ों में क्या हो जाएगा कि उस स्टेट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं इसका सेकंड पार्ट 1-2 दिन में जरूर ले आऊँगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।